नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा। शब्द रंग के इस एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हुए, शास्त्रों ने लिखा कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। यानी जिसके अंदर साहित्य है, जिसके अंदर संगीत है, जिसके अंदर कला है, वो थोड़ा ज़्यादा मानव होता है, ऐसा मेरा सोचना है। और यदि किसी के अंदर ये सारे गुण कूट कूट के भरे हों, भरे ही ना हो, उनकी चाल ढाल, उनके बोलने की शैली, उनकी बात करने की शैली, उनके चेहरे पे, उनके आभा मंडल में ये सारी चीज़ें अगर छलकती हों, तो उनका नाम है श्री रवि त्रिपाठी जी। श्री रवि त्रिपाठी जी हमारे बीच मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे तमाम पहलुओं पर जो रवि त्रिपाठी को रवि त्रिपाठी बनाते हैं, जो साहित्य संगीत कला को एक नया आयाम देते हैं। रवि जी नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं बड़ा आपका आभारी हूं कि आप बॉम्बे से जस्ट अभी लैंड किए हैं और मैंने आपको यहां पर बुला लिया अपने दर्शकों के बीच में। हमारे दर्शक आपके काफ़ी फ़ैन हैं, काफ़ी लोगों ने ऐसा कहा कि हम रवि त्रिपाठी को भी सुनना चाहेंगे, तो ये सौभाग्य है शब्द रंग के दर्शकों का। तो आइए प्रश्न का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि उससे ही उत्तर आएंगे। आप शुरू करते हैं शुरू से, यानी कि जब आप इस धरती पे आपकी उत्पत्ति हुई जी, तो आपकी पैदाइश कहाँ के है, कहाँ की है, अध्ययन कहाँ का है, और कैसे धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ियाँ आप चढ़ते गए? रवि जी, सबसे पहले मैं शब्द रंग के सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। और हमारे बड़े भाई गुणी साहित्यकार, मानस मर्मज्ञ और एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के, कहते हैं सारे गुण आपके अंदर भरे हुए हैं। आपसे तो कितने लोग सीखना चाहेंगे कि कहाँ एक तरफ आपका ब्यूरोक्रेसी का वो जलवा और कहाँ अचानक से मानस मर्मज्ञ हो जाना। तो आपका बड़प्पन है और पॉडकास्ट मैं आपका कर रहा हूँ। नहीं, मैं क्यों बता रहा हूँ आपसे, क्या रीज़न बता रहा हूँ। और उसके बाद जो मैंने आपकी जो कविता की वो मैंने बुक पढ़ी जो आपने मुझे गिफ्ट की थी, तो इतनी सारगर्भित उसमें रचनाएं थी। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपने साथ होने का मौका दिया और इस चैनल पे मेरा ये पॉडकास्ट आपने डिसाइड किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत छोटी सी जगह से बिलोंग करता हूँ सर। हमारा जन्म तो मेरा वैसे आजमगढ़ में हुआ। आजमगढ़, हाँ, लेकिन हम पूरी परवरिश हमारी बचपन से ही ऑलमोस्ट हम लोग आ गए थे, प्रतापगढ़ में ही रहते थे। लालगंज झारा एक छोटी सी जगह है, और वहाँ पिताजी हमारे गवर्नमेंट जॉब में रहे। और जैसे होता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार, बाबा हमारे बड़े किसान रहे और पिताजी फिर यहाँ पे हम पढ़ाई लिखाई, हमारी स्कूलिंग लालगंज से हुई। आसपास से ही मैंने 12th करने के बाद लखनऊ आया मैं, और लखनऊ में मैं आकर के मैंने कोचिंग की, मेडिकल की तैयारी की। और उसी दौरान फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया कि हॉस्टल मिल जाएगा तो सस्ते में कमरा मिल जाएगा। और भातखंडे में एडमिशन लिया और ऑडिशन दिया, तो रेडियो में मेरा सिलेक्शन हो गया, लखनऊ आकाशवाणी में। और श्री विनोद चटर्जी जी, स्वर्गीय विनोद चटर्जी जी से सीखने लगा मैं लाइट गज़ल, गीत और भजन। तो इस तरह शुरुआत मेरी हुई बचपन में। वहाँ में सर मैं रेडियो से पहले जो स्कूल की कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, कविता पाठ वगैरह, या कोई बड़ा आदमी आया तो, कोई नेता आए तो उनके स्वागत गीत वाली जो मंच होता था, वहाँ से शुरुआत हुई, बट सीखा नहीं था मैं। फिर यहाँ पे आने के बाद और यात्रा बढ़ती गई, जब मैंने देखा कि मेडिकल तो ठीक है, लेकिन मेरा रुझान पूरा हो गया था संगीत की ओर। बट पिताजी के डर के मारे कह नहीं पाता था, क्योंकि लोग कहते थे खाना नाम खराब कर देगा, संगीत को बड़ा नचनिया गवैया टाइप का बोलते थे। सॉरी, मतलब पुरानी आप रिलेट कर पाएंगे अपने टाइम से, आज से 20 साल 25 साल पहले। तो वो था कि बच्चा गाओ शौक से, लेकिन प्रोफेशन नहीं करना। बाबा कहते बेटा का करते हो बम्बई में, हम कहीं गाना गाए थे। नहीं, गाना गावत है, करत है का गाते तो हो, करते हो क्या? तो सर यहाँ शुरुआत हुई, फिर मुंबई जाना। और अच्छा, ये लगा कि आप आजमगढ़ अपने आप में एक विचित्र शहर, विचित्र नगर, विचित्र जिला है, जहाँ पर हर प्रकार के लोग, कैफी आज़मी से ले करके और बम्बई ब्लास्ट के लोग पाए जाते हैं, जहाँ साड़ियों का अपार भंडार है। वहाँ पर पैदाइश होके और आप एक ऐसी जगह गए, प्रतापगढ़, जिसके बारे में बड़ा मशहूर है कि न 100 पढ़ा न एक प्रतापगढ़ा,
और जो पढ़ा तो दहियों से बड़ा। तो कहीं न कहीं मिट्टी की वो खुशबू, वो उपज जो है आपके अंदर आई। और लखनऊ तो फिलहाल नवाबों का शहर जी, है ही। जी। आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए वहाँ का मैं रजिस्ट्रार रहा था, इसलिए मुझे जैसा ज़्यादा प्रिय लगा। तो आप लखनऊ में आपने आकाशवाणी, खैर उसमें बड़ी चीज़ हुआ करती होगी आपके समय में। वहाँ से फिर आपने आगे की यात्रा शुरू की। जी। कहते हैं कि जहाँ पर संगीत है, जहाँ पर भी, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो स्टेज शो हो, चाहे वो किसी छोटी सी महफिल में गाना हो, चाहे वो बड़े लोगों के बीच में गाना हो, चाहे इंडिया में हो या विदेश में हो, यहाँ तक चाइना में हो, अगर संगीत है तो रवि जी का नाम वहाँ पर ज़रूर होता है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाद कैसे इतनी लंबी यात्रा आपकी हुई वहाँ तक की? बिल्कुल, मैं बताऊंगा। और मैं जस्ट वो प्रतापगढ़ की बात कर लूँ, लालगंज जो हमारा एरिया था सर, वो बहुत ही उर्वरक एरिया। वहाँ पे साहित्य के, जैसे हमारे विशाल जी हमारे टीचर हैं, हमारे जो बचपन के टीचर थे रामेश्वर तिवारी जी, एसबी सिंह जी, लाल कुमार सिंह जी, बलराम सिंह जी, तो वहाँ लकीली प्रतापगढ़ का जो वो अंग था हमारे यहाँ से, तो वो बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक तौर पे, साहित्य की तौर पे बहुत उर्वरक रहा। तो वहाँ से मुझे ना बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन मिला। और जब मैं यहाँ आया तो यहाँ से सीधे क्या हुआ कि मेरा भाई मेरे लिए, उसने पोस्टिंग ली बॉम्बे में। बड़ा भाई मेरे इंजीनियर हैं, शशिकांत त्रिपाठी जी। तो पापा को कन्विंस किया उन्होंने कि भाई हम 2 भाई हैं, आप इसको प्लीज़ अलाउ करिए, छुटवा छोड़ दीजिए। अगर नहीं कुछ कर पाया तो मैं तो जॉब में हो ही गया हूँ, इसको अपन दुकान उकान कुछ करा देंगे वहाँ पे। तो ये सोच करके पिताजी कन्विंस कर लिया उन्होंने, और मेरे लिए जॉब लिया बॉम्बे में उन्होंने, LNT में। फिर वहाँ गया मैं, उन्होंने बुलाया, तो वहाँ पे एक रूम में ही रहते थे हम लोग। मैंने सर शुरू में बहुत होता है ना कि हम जाएंगे तो झंडा गाड़ देंगे, रवीन जैन जी चांस दे देंगे। तो मैं पहले जाके रवीन जैन जी से मिला, उन्होंने गाना सुना मेरा और उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास बेटा आते रहा करो। फिर वहीं सुरेश वाडकर जी के पास गया, तो उन्होंने कहा कुछ सुनाइए, और उनको सुनाया मैंने, तो उनको भी अच्छा लगा। इस तरह से उन्होंने अपने एडमिशन अगर आपको याद हो कि सुरेश जी को आपने क्या सुनाया था उस समय? बहुत अच्छी बात बताऊं मैं आपको कि मैंने क्लासिकल बहुत नहीं सीखा हुआ था, लेकिन सुरेश जी के बारे में था कि वो जो बहुत सीखे हुए लोग उनको सिखाते हैं, और जो लोग नए होते हैं उनको उनके स्टूडेंट सिखाते हैं। लेकिन मुझे था कि सुरेश जी सीखना है। कॉन्फिडेंस तो यूपी में आप जानते हैं कि हाँ रहता है कि सीखना है। तो उनको मैंने एक विनोद दा की रचना सुनाई, सीखा नहीं था, गलन चलन वाला गाना था वो। आंसू के धार मुक्त कंठ गले हार आंसुओं की वीणाधार। तो ये सुनाया जब, तो सुरेश जी को लगा तो वो तैयार है, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं सीखा था। लेकिन फिर थी गले में, उन्होंने कहा बेटा तुम आओ सीखो। और सर मैं, वाशी बहुत दूर था, न्यू बॉम्बे, वहाँ से 4 बजे उठता था, घर में थोड़ा सा किचन में जाके अभ्यास करता था मटके मुँह डाल के, क्योंकि भाई के साथ और लोग रहते थे तो डिस्टर्ब ना हो। 5 बजे की ट्रेन पकड़ के 3 ट्रेन बदल के 7:30 बजे सुरेश जी के यहाँ पहुँच जाता था। ठंडी गर्मी बरसात, कई बार ट्रैक पे पैदल चला हूँ मैं सर, जब पटरियाँ बंद हो गई थी। तो सुरेश जी को वो लगन बहुत, उन्होंने प्रभावित हुए उससे, जब उनको पता चला। तो बाद में उन्होंने हमसे कहा कि तुम मेरे घर पे आके रहो, और मैं 10 साल निःशुल्क, आभार, मतलब समझिए उनके साथ ही रहना, पुत्रवत रहना, मतलब ऐसा इतना प्यार दिया उन्होंने कि मेरा पहला घर हो गया। मैंने अपना घर खरीद लिया था तो भी नहीं जाने दिया मुझे, बोलो उसको दे दो और यहाँ रहो। तो सुरेश जी क्या आपको मटके की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, वो तो पूरा आप इतना अच्छा वहाँ पे साहित्य संगीत का, उनके यहाँ रहते हुए लता जी कभी आ रही हैं, कभी गुलाम अली जी आ रहे हैं, जगजीत जी आ रहे हैं, सोनू जी वगैरह तो थे ही, वो भी गुरु मानते थे, शान सोनू जी, कैलाश खेर। तो बड़ा एक इंडस्ट्री का अलग रूप देखने को मिला मुझे, और ये समझने को मिला कि गाने के अलावा एक कलाकार को क्या क्या होना चाहिए। एक घटना बताऊं मैं आपको कि लता मंगेशकर जी पहली बार जब आई, मुझे मालूम पड़ा कि आज लता जी आएंगी। हम लोगों को तो सपना था लता जी को देखना, और मैं घर में था, मैंने पानी ले जाकर उनको प्रस्तुत किया। जब पिया उन्होंने तो वो गिलास का जो देख करके इसी से लता जी छुआ हुआ है, मतलब बहुत। तो मैंने उनके कैसेट लगा दिए उनके, कि तो उस कैसेट चलते थे कि लता जी अच्छा लगेगा, लग जा गले वगैरह। जैसे बजाया मैंने, सुरेश जी कह रहे बंद करो बंद करो, दीदी को अपना गाना सुनना अच्छा नहीं लगता, उनको बहुत कमियां नजर आती हैं। अच्छा, तो ये लगा कि लता जी को इतना अल्टीमेट गाने के बाद कमियां नजर आ रही हैं। वो मिमिक्री करती थी सर, उन्होंने मिमिक्री सुनाई मराठी में, तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, मुझसे कहा तुम्हारा कडला नहीं, मतलब मराठी में बोला कि तुमको समझा नहीं क्या। तो सुरेश ने कहा ये मेरा शागिर्द है, लखनऊ से आया है, मेरे लिए
वही आइटम लता मंगेशकर जी ने हिंदी में किया, सिर्फ मेरे लिए सुनाने के लिए। सुनाने के लिए। तो कितना विनम्र, कितना डाउन टू अर्थ होना चाहिए कलाकार को, ये सब बहुत। तो सुरेश जी का यहाँ जाना मेरा परम सौभाग्य रहा कि बाय द वे, एक प्रश्न मेरे अंदर मन में उठा है, वो आपसे सीधे सीधे पूछ लूँ। आखिर सुरेश जी ही क्यों? ऐसा कौन सा गीत उसमें सुरेश जी का बड़ा मशहूर था जो आपको पसंद आ गया कि आप सुरेश जी के पास गए? सुरेश जी का एक तो ये था सर कि जब मैं पहले सब रविंद्र जैन जी से मिला, तो रविंद्र जैन जी के यहाँ जब मैं जाता था तो रिकॉर्डिंग्स भी जाता था, वहाँ पे सब लोग गाने आते थे। तो सुरेश जी के साथ उनके अक्सर शिष्य भी आते थे, और एक सारे गामा उस समय सीरियल चलता था, बहुत पॉपुलर हुआ था। yes. तो कुछ उनके जो शिष्य थे वो उसमें आ चुके थे, और मुझे यह था सुरेश जी की एक क्लास चलती है जिसमें से बच्चे पॉलिश होके अच्छा सीखते हैं। और तो मेरा उस समय का मेरा मेन एम ये था कि मुझे गाना सीखना है, क्योंकि यहाँ तो सब था, यहाँ के लिए विस्तार भी था छोटे जगहों पे, लेकिन सीखा हुआ नहीं था, तो कमी कहीं थी। तो मुझे पहले नहीं था कि मुझे बहुत बड़ा सिंगर नाम वाला बनना है या फिल्म में गाना है, मुझे था कि मुझे सीखना है। तो ऑटोमेटिकली रविंद्र जैन जी के पास से सुरेश जी का बड़ा संबंध था, वो भी गुरु जैसा मानते थे सुरेश जी, रविंद्र जैन जी को दादू बोलते थे हम लोग उनको। तो वहाँ से फिर सुरेश जी के पास ऐसे ही बस अनायास ही मन में ऐसा है कि उनके पास जाना है, और वहाँ गया तो सब अच्छा लगा, पूरा गुरुकुल उनका सब चीज़ें, और बस वहीं का फिर वहीं होके रह गया। वो एक शायरी में एक बात कही गई कि शेर छोटा बड़ा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। तो गायक कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कब किस गायक की एक कविता, नीरज भाई की एक कविता, एक लाइन, कारवां गुजर गया गुबार देखता रहा, जी। वो हिट हो गई तो हिट हो गई तो हो गई, फिर उसके आगे सारे गाने उनके फीके ही सुनाई देते हैं। बिल्कुल। तो ये तो जीवन की प्रक्रिया है। और रवि के बारे में जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ वो ये है कि आप विधा कोई भी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो उर्दू हो, गज़लें हों, चाहे एकदम ठेठ अवधी हो, आप सभी में पारंगता, चाहे चाइनीज़ हो। अभी मेरी आपसे बात हो रही थी इसके पहले कि आप चाइनीज़ में भी गा लेते हैं। जी, जब कुछ चिंचाओ चाओ सुनाइए सर, हम लोग जरा ना समझे तो अच्छा लगेगा। चाइना का मैं बताऊं सर कि मैंने मोर देन 90 शोज़ किए हैं चाइना में। राज कपूर साहब के बाद मैं दूसरा ऐसा कलाकार हूँ, इतने ज़्यादा शो किए। और उसी की वजह से जब एशियन गेम्स हुए थे अपने 2010 में ग्वांगझाओ में, तो वहाँ से मुझे स्पेशली इनवाइट किया गया अपने भारत देश को रिप्रेजेंट करने के लिए समापन समारोह में। और वो समारोह इतना ऐतिहासिक रहा सर कि उसमें 4000 चाइनीज़ डांसर अपनी भारतीय वेशभूषा में मेरा साथ दे रहे थे, और मैं गा रहा था, और सामने 3 से 4 लाख लोग स्टेडियम बैठे हुए थे। उसके जस्ट पहले उसी का शो था, काउंटडाउन शो बोलते हैं वहाँ पे। तो मैं गया और उन्होंने कहा कि एक आर्टिस्ट आप रहेंगे, एक बाहर से रहेंगे। तो मैं खड़ा हुआ स्टेज पे, तो रवि त्रिपाठी और उनका साथ देने आ रहे हैं जैकी चेन। जैकी चेन हॉलीवुड के सुपरस्टार। तो वहाँ उन्होंने पता नहीं मुझे क्या समझा, चाइना मतलब इतना प्यार करने लगे। लावी बोलते थे मुझे, रा नहीं बोल पाते ना, तो लावी बोलते थे, और मेरे शो बहुत हिट होते थे वहाँ पे। तो वहाँ मैं हिंदी तो गाता था राज कपूर साहब गाने, और एक चाइनीज़ भी गाता था। मैं सुनाता हूँ आपको चाइनीज़। सुनाइए प्लीज। 太阳下山，明朝一出发上来，花儿雪落明南海沙一样的开。美丽小鸟一飞无踪影，我的精神小鸟一样不回来，我的精神小鸟一样不回来。别的啦悠悠。别的啦悠悠，我的精神小鸟一样不回来。मैं तो भारत सरकार से कहूँगा कि इस बार चाइना में डोकलाम जैसा कुछ हो तो आगे आपको भेजा जाए, जिससे कुछ तो ऐसी बता दें उनको कि वो पीछे लौट जाए और शांति थोड़ा सा बनी रहे। जी। क्योंकि संगीत शांति का एक प्रतीक है। जी। बड़ा आनंद आया, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए बहुत आनंद आया। तो यानी कुछ ज़्यादा ही बड़ा आपने सुनाया होगा, और ये बड़े गर्व की बात है कि एक व्यक्ति जो आजमगढ़ और प्रतापगढ़ से उठा है, उसको चाइना में जैकी चैन जो सम्मान दे रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इसमें ज़रूर, क्योंकि संगीत स्वयं में दैवीय कृपा होती है, तो वो तो एक पहलू हुआ। तो मैं ये जानना चाहता था, और थोड़ा सा इच्छा अंदर से जागृत हो रही है कि गज़ल के क्षेत्र में जो आपने काम किया है, जी। क्योंकि गज़ल एक विधा है जो भारत को टच करती है। गीत तो है, गज़ल भी है, तो और भारतीय गज़ल का अपना एक महत्व है। जी। तो अपनी गाजलिक यात्रा के बारे में कुछ बताइए।
देखिए वही है था कि संगीत तो सारा हर भाषा का हमको पसंद आता था पहले से ही, फोक हो या क्लासिकल म्यूज़िक हो, लेकिन गज़लों में जो जैसे हमारे यहाँ पे जगजीत जी आया करते थे, गुलजार साहब आके कितनी बार बैठा कर, जगजीत जी के साथ हमने बहुत समय साथ में खाना पीना घूमना, तो उनको ऑब्जर्व करते थे। और लकली मेरा पहला एल्बम जो हुआ बातें, वो नीरा साहब ने लिखा, नीरा फादली जी ने। तो एक माहौल ऐसा मेरे ख्याल से, और सुरेश जी को बहुत शौक है। सुरेश जी जो हैं वो गज़लों में भी बहुत पारंगत हैं, क्लासिकल तो करते हैं, फिल्म के गाने तो आप सबने सुने ही उनके। तो कहीं ना कहीं से वो हर बार अपने जो क्लासिकल में रियाज के कोई राग गाया मान लीजिए, उसके बाद वो गज़लें गाते थे, मेहंदी जी की गज़लें खास तौर से। तो फिर वो दिमाग में बैठती गई और उसके प्रति बहुत सारा रुचि होता गया कि हाँ ये अपने संगीत का जो ऐसी विधा है जिसमें आप अभी भजनों में होने लगा, लेकिन ज़्यादातर अगर शास्त्रीय संगीत की चीज़ें आप गाना चाहें तो गज़ल बहुत अच्छा माध्यम था। सरल तरीके से शास्त्रीय संगीत का प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं आप, विद अ गुड पोएट्री, विद अ गुड पोएट्री। तो ये भी एक उसका इंटरेस्ट जगने का कारण रहा। तो छूट न जाए इसलिए गज़ल की कुछ ऐसी लाइन जो आपको पसंद हो या जो आपने लिखी हो, जो आपने। गज़ल में मेहंदी साहब मेरे बहुत ही पसंदीदा सिंगर रहे और मिलने का भी मौका रहा, मिला मुझे उनसे, तो उनकी 2 लाइनें सुनाता हूँ मैं। स्वागत है। बहुत थका हुआ हूँ, गला थोड़ा चल नहीं रहा, लेकिन नहीं चल रहा है। हाँ। सता सता के हमें अश्क बार करती है, तुम्हारी याद बहुत बेकरार करती है, सता सता के हमें किनारे बैठ के जिसके किए थे कोलो करार, नदी वो अभी तेरा इंतजार करती है, सता सता के हमें। क्या बात है। गज़ल की एक अपने आप में विशेषता ये है कि जो गाता है गज़ल उसी की हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि रवि मेहदी हसन की गज़ल है ये, आपने इतना अच्छे तरीके से अपने स्टाइल में उसे गाया। इसके पहले कि हम अगले उस पर चले, मैं एक चीज़ बस आपके हृदय की बात जानना चाहता हूँ कि तमाम अचीवमेंट आपके लाइफ में है, कोई एक अचीवमेंट जो आपको, जिस पर आपको गर्व होता है कि कोई मुझसे पूछे कि हमने ऐसा क्या किया है, या जिससे आपको लगता है कि आपका जीवन सफल टाइप का हो गया है, कोई एक अचीवमेंट ऐसी? सबसे बड़ा तो मुझे लगा कि जब मुझे अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला चाइना में, एशियन गेम्स में, वहाँ पे सर अराउंड 40+ कंट्रीज़ के आर्टिस्ट आए हुए थे। और आपको बताऊँ CCTV चाइना, जो वहाँ का सेंट्रल टीवी, जो नेशनल टीवी है, उसकी रेटिंग के हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस को, इंडियन परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला था, नंबर 1 रेटिंग दी गई थी। तो इंडियन आइडल में भी गाया, ठीक है, चांदनी चौक टू चाइना अक्षय कुमार जी की फिल्म भी रही, उसमें भी गाया। बहुत सारे अचीवमेंट ऐसे रहे, जैसे दादू रविंद्र जैन जी के लिए मैंने शिरडी के साईं बाबा सीरियल जो आता था, उसकी कव्वाली आज तक भी एक बहुत प्रसिद्ध आरती, ओम जय साईनाथ, वो रविंद्र जैन की जो रामचरित रामायण है, बहुत उसमें कौन सा गाया है आपने? बहुत सारा, तो जिसमें कंप्लीट कर दूं तो ये एशियन गेम्स में अपने, क्योंकि हम तो अपने स्वयं के लिए हमारे खुद के अपने पैरामीटर्स होते हैं कि आज हम यहाँ पे हैं, आज मेरी एक फिल्म रिलीज़ हुई है तो कल को 5 होगी, ये फिल्म फेयर मिलेगा। लेकिन अपने देश की बात जहाँ आती है, जहाँ उसको उसका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा, मैं मानता हूँ कि वो रहा। और अभी जैसे बीच में दादू की बात हुई थी, रविंद्र जैन जी की, तो दादू के साथ भी मैं और एक बताऊँ कि दादू के साथ मुझे इतना करीब से रहने का अवसर मिला। आज मैं अगर संगीत दे रहा हूँ फिल्मों में या एल्बम्स में और सीरियल्स में, तो वो सारा मैंने दादू से सीखा। और दादू ने मुझे पहली बार एक 2 लाइन सुनाता हूँ मैं आपको, जो बहुत पॉपुलर आरती हुई मेरी, स्टार प्लस पे आता था ये सीरियल, शिरडी के साईं बाबा, उसकी ये थी। प्लीज।
ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। बड़ी आस लिए हम आए हैं, बड़ी आस लिए हम आए हैं, हमें दे दो नाथ सहारा। ओम जय साईनाथ। ये पहला मेरा हिट गाना दादू की वजह से हुआ। उसके बाद तो फिर उन्होंने रामायण जो आई थी NDTV वाली, उसमें राम जी के लिए बहुत सारे मैंने चपाइयाँ, छंद, दोहे गाए, बहुत सारा गाया। फिर देवों के देव महादेव एक आता था सीरियल, उसकी वो गाना नागेंद्र हारा है, वो भी मैंने मेरी आवाज में था। अच्छा। अद्भुत अनुपम अतुलित वर वधु नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, ये मेरी ही आवाज में हुआ और बहुत पॉपुलर हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे सीरियल्स के भी गाने जो। इसके पहले कि हम आपको हिंदी गीतों की तरफ और अवधि की तरफ ले चले, एक विचित्र सा प्रश्न मेरे मन में आता है कि फिल्म जगत में या संगीत जगत में जो संगीत की अपनी राजनीति होती है, अपनी कंट्रोवर्सियास होती हैं, अपना स्ट्रगल होता है, उस पर आपका दृष्टिकोण क्या है? कितना स्ट्रगल है, कितनी कंट्रोवर्सी है, कितना शोषण है और कितना जो है फल मिलता है संगीत में? मैं इस पे बताऊं कि मेरा जो अपना अनुभव रहा है इतने सालों का, मतलब मैं अराउंड 25-26 साल से जो प्रोफेशनली इन्वॉल्व रहा हूँ इसमें, कि मेरा ऐसा मानना है सर वही कि सारा कहीं ना कहीं प्रारब्ध जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन प्रारब्ध अगर आपका है भी, उसमें आपकी मेहनत, तो मैं ये मानता हूँ कि निरंतरता के साथ आप इसमें लगे रहिए। जैसे जब मैं इंडियन आइडल से आउट हुआ था तो मैंने सबको लाइक स्टेटमेंट देना होता था, मैंने लिखा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मेरा यही है कि अब आप मेरी लाइफ अगर देखो तो मैंने ऐसा कुछ बहुत, ना तो सुरेश जी मराठा है, मैं यूपी से गया, मेरा कोई लिंक वहाँ से नहीं था। कैसे उनके यहाँ जाना हुआ, रविंद्र जैन जी से कैसे मिलना हुआ, कैसे मेरा चाइना जाना हुआ, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। एक बहुत ही इंस्पायरिंग सी छोटी स्टोरी बता रहा हूँ चाइना के बारे में। चाइना क्यों बताना चाह रहा हूँ सर कि एशियन गेम्स मेरी लाइफ का सबसे बताया, मैंने आपको भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, इतना बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए हुआ। उसकी शुरुआत मालूम है कैसे हुई सर? मैं सुरेश जी के यहाँ जब यहाँ से गया तो ट्यूशन पढ़ाता था मैं लोगों को 100 रुपये 1 घंटे के लिए, जो जैसे वो ट्यूशन टीचर होते हैं, भाई जीविकोपार्जन का था। हालांकि सुरेश जी का रहता था, पर फिर भी अपने को लगता है कुछ पैसे अपने में होने चाहिए। मैं लोकल ट्रेन में 2nd क्लास में जाता, बहुत भीड़ हुआ करती थी। तो मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, मेरे पैर पे कुछ गिरा, इतनी भीड़ थी कि वो आप उठा भी नहीं सकते ठीक से, झुक झुक उठाया तो इतना बड़ा नोटों का बंडल था वो। मेरे मन में नहीं आया कि मैं पैसे रख लूँ, मेरा तो बल्ले बल्ले हो गई। मुझे लगा कि वापस कैसे करोगे, इतनी भीड़ में किसका है ये, कोई बोलेगा। तो मैंने कहा किसी कुछ गिरा क्या, तो 2-4 बार चिल्लाया थी, कहा अरे मेरे पैसे गिर गए, अब चिल्लाने लगा जोर जोर से। तो जहाँ पैसे की बात आई तो जो भीड़ ऐसे खड़ी थी सब ऐसे टर्न हो गई एक दूसरे को देखते हुए, यार पैसे पैसे मेरे हाथ, अरे नहीं बच्चे रखे रहो, देना मत, तुम्हारे पैसे हैं क्या बताओ कितने। लोग आपस में इंक्वायरी करने लगे, कोई गलत आदमी नहीं ले ले। और वो सब हुआ, उसने बताया सर 50,000 के आसपास थे। वो तो रोने लगा, उसने पैसे, और मैं लोगों के लिए हीरो बन गया कि इतने पैसे चाहते तो आप चुपचाप जेब में रखते हो, उतर जाते ट्रेन से, लेकिन आपने दिया। तो क्या करते हैं आप? मैंने कहा मैं गायक हूँ, म्यूजिक सिखाता हूँ। एक आदमी ने कहा अच्छा शोज करते हैं आप? मैंने कहा मैं शो करता हूँ। उसने नंबर लिया सर, नंबर दिया, केयर ऑफ नंबर था, लैंडलाइन नंबर सुरेश जी का। 3-4 महीने बाद मुझे था, जब मैं सुरेश जी क्लास के बाद गया तो मुझे बताया गया कि आपका रवि आपका फ़ोन आया था कि इस नंबर पे कॉल बैक कर लो। तो उसने बताया अरे मैं राज बोल रहा हूँ और मैं आपको ट्रेन में मिला था जब पैसे आपने वापस किए थे उस आदमी के, तो चाइना से एक पार्टी आने वाली है, क्या आप करना चाहोगे शो? और देखिए मैं उसके ऑडिशन में गया और जब वहाँ गया बहुत सारे लोग थे, मैं सबसे बुच्चड़ था, गाँव का आदमी, मैं सीधे वहाँ तो सब बड़े स्मार्ट बॉम्बे के लोग खड़े थे। मेरा चयन हुआ, मुझे पहले एक गाना मिला, बाद में 10 शो का कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लास्ट में 4-5 गाने में गाता था। और उस शो के बाद उस ऑर्गेनाइजर ने मुझे कहा कि आप पूरा शो लीड करिए, आप पूरा शो लीड करिए। तो आप सोचिए कि वो छोटा सा मौका जहाँ से मैंने इतने सारे शोज़ किए, इतना बड़ा रास्ता खुला मेरे लिए एशियन गेम्स का, वो शुरुआत कहाँ से हुई? वो ट्रेन में पैसे मिलने की ईमानदारी से। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहाँ से आपका प्रारब्ध कैसे बनता है, और वहाँ से होकर के फिर चीज़ें। अक्षय कुमार की फिल्म भी आई, चांदनी चौक चाइना थी, उसमें बप्पी लहरी जी को ऐसा सिंगर चाहिए था जो चाइनीज़ भी गा सके। किसी ने कहा रवि त्रिपाठी गाते हैं,
तो वहाँ से फ़ोन आया मुझे और देखिए वो मिला, फिर ऐसे तो मेरा अनुभव यही रहा कि आप मेहनत करिए, आप रिजल्ट ओरिएंटेड मेहनत मत करिए कि मैं आज एक गाना सीख रहा हूँ तो कल मैं आइडल में गा दूंगा, परसों फिल्म में गा दूंगा। आप गाना अच्छा गाइए, अपने आप आइडल फिल्म में सब आती रहेंगी। मतलब मेरा छोटा सा अनुभव जो आप बाकी आपका बड़ा अनुभव तो व्यक्तिगत जरूर है पर है बड़ा इंस्पायरिंग। और मैं समझ रहा हूँ हमारे दर्शक जो हर विधा के हैं, हर उस कैटेगरी के हैं, हर उम्र के हैं, वो इस बात को ज़रूर रखेंगे और बार बार इस वाले पर्टिकुलर क्लिप को घूम के देखेंगे। सर, आप हिंदी के तो अच्छे गायक हो, मैंने आपकी हिंदी तो सुन रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं हिंदी पर जाता ही नहीं हूँ, मैं अवधि की तरफ आपको ले चलता हूँ या लोकगीत की तरफ ले चलता हूँ। आप एक सामाजिक प्राणी भी हैं, ऐसा मुझे बताया गया। आप छोटे बच्चों में जब साहित्य डालते हैं, संगीत डालते हैं, तो आप ईश्वर स्थापित करते हैं उनके अंदर। जी। तो उस बारे में ज़रा बताइए और कुछ अवधि के बारे में बताइए, जो आज तो इस समय तो अवध का बोला वाला है। जी बिल्कुल, कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जब सुरेश जी के यहाँ गया तो बच्चों को सिखाता था वहाँ पे, छोटे बच्चों को। और आज भी हमारा प्रतापगढ़ में जो जहाँ हमारा घर है, वहाँ पे हमने छोटा स्कूल खोल रखा है कि मुझे तो समाज ने वहाँ तक भेज दिया, बड़ी मुश्किल से मिल गई रास्ता। तो अब मैं हमारे यहाँ से सीखी बहुत सारे बच्चों को मैं मुंबई ले जाता हूँ, सुरेश जी की क्लास में एडमिशन दिलाता हूँ। और बहुत से बच्चे आर्मी में म्यूजिक सीख के उनका हुआ वो जो संगीत क्लासेस। कुछ लोग यहाँ पे लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली में अपनी संगीत क्लासेस एज ए टीचर काम कर रहे हैं। तो वो सर हुआ। और बट मेरा ऐसा मानना है कि सारा संगीत जो है ना, देखा सबसे पहले तो फोक से शुरुआत हुआ। ऐसा मानते हैं क्लासिकल संगीत भी जो है इसी से इवॉल्व होके बढ़ा। फोक आपके अंदर अम्मा के गीतों से आया या पिताजी के गीतों से आया? अम्मा, हाँ ये बताना भूल गया कि मेरी पहली गुरु मेरी माता जी हैं। और माँ मेरे नाना बहुत अच्छा गाया करते थे। तो माँ उनसे सीख ली, प्रोफेशनल नहीं गाती थी लेकिन रामायण की चौपाइयाँ हारमोनियम बजा के गाती थी। तो उनसे आया। और फिर मैं अभी अवधि, चूँकि अवध क्षेत्र बिलोंग करते हैं हम लोग, तो मुझे ऐसे लगा कि अवध का एक समय बहुत बोलबाला था जब नौशाद साहब यहाँ से, बहुत दिलीप कुमार साहब फिल्मों से लेकर के नदिया के पार, बहुत सारी फिल्में अवधि हुई। बट इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि अवधि की चीज़ें बहुत कम हो गई या सामने नहीं आई भी तो बहुत अश्लील तरीके से आई। तो फिर कुछ मिट्टी की रचनाएँ मैंने अपने प्रतापगढ़ ज़िले से ही, जैसे हमारे यहाँ एक स्वर्गीय जुमई खां आज़ाद जी, उनकी रचनाएँ कथरी। हाँ प्लीज़, क्या बात है। तो कथरी बहुत से लोगों को मालूम होगा कि हमारी अम्मा, दादी, नानी जो एक बिछौना बिछाती थी, जिस पे हम बचपन में हम लोग सब बड़े हुए हैं, तो कथरी था। आज के ज़माने में कथरी नहीं है लेकिन वो सबसे शुद्ध अभी भी होगा मेरे ख्याल से। तो उसकी रचना है, तो मैं सुनाता हूँ आज़ाद साहब की। ओ कथरी तोहार गुनु जाने जे करे गुजारा, कथरी माँ कथरी तोहार गुनु जाने जे करे गुजारा, कथरी लोटे लड़का सयान सारा परिवार बेचारा, कथरी माँ ओ कथरी तोहार गुनु जाने जे करे गुजारा, कथरी माँ इतनी ही अनमोल आहा, कथरी ना मोल बिकानू हटिया माँ, मुल तो का देखा घरे घरे सब जने बिछाए खटिया माँ, तोहरी गोदिया माँ लोटी पोटी हम खेल कूद बलवान भये, तोहरे बल पे हमरे पुरख गांधी गौतम भगवान भये, तुलसी कबीर जायसी सूर सब रहे दबाए कंखरी माँ, क्या बात है। कथरी तोहार गुनु जाने जे करे गुजारा, कथरी माँ। तो ये रचना हमारी पहली अवधि की रचना आई और बहुत प्यार मिला। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। और मैंने प्रश्न आपसे इसलिए पूछा कि थोड़ा बहुत संगीत मैं थोड़ा बहुत संगीत जानता हूँ। आप बहुत सुर में हैं, नहीं कुछ जानता हूँ, वो अम्मा के कारण है। तो मुझे लगा अंतर्मन से कि जरूर अम्मा जो है, मेरी अम्मा, हमारी अम्मा जो है होंगी। तो अवधि तो इस बट नेचुरल है, अवधि का आगे बहुत स्कोप ज़्यादा है। और आप जैसे लोग अगर उसका झंडा उठा कर बिल्कुल चल रहे बिल्कुल हैं तो हम तो समझेंगे कि इसको हम अंतर्राष्ट्रीय उस पटल पे ले चलेंगे। बिल्कुल। रामचरितमानस हमारी है, अवधि देखिए मतलब कहाँ ऐसा मिलेगा, इतना बड़ा धरोहर हमारे पास है। और इत्तेफाक से आज तुलसी जयंती भी है, तो हम उसको भी याद करेंगे थोड़ी बार। हिंदी गीतों में जो आपका विस्तार रहा है, जितने शोज आपने किए, जितने वो किए हैं, उसका कोई अनुभव?
हिंदी गीतों में तो बहुत बड़ा, चूँकि गीत से लेके जब मैं आज हम शोज़ करते हैं तो मेरा ऐसा है कि मैं मतलब आप पुराने दौर से लेकर के के.एल. सहगल साहब से और आज के जो गाने हिट हैं, अगर कह लें मेरा छोटा भाई है अरिजीत तक के गाने, तो ये मैं पूरा प्रस्तुत करता हूँ शोज़ में, 2 से ढाई घंटे 3 घंटे के शोज़, और अब तक करीब 7,000 से ज़्यादा शोज़ हो गए होंगे मेरे। और सहगल की एक लाइन हो जाए फिर तो। अरे क्या बात, क्या बात। क्योंकि आज का युग हो सकता है सहगल को कम सुना हो, तो बहुत कम सुना होगा, मैं पहुंचेगा वहाँ तक। सो जा राजकुमारी, सो जा, सो जा मैं बलिहारी, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा। ये कितना मधुर संगीत को कितना कालजयी कहा जाता है, आपके पैदा होने के कितनी पुरानी रचना होगी है, मतलब, और आज भी उतनी ही जीवंत है। तो ये दैवीय कृपा और माँ सरस्वती की कृपा ही है। चलिए एक अंतिम प्रश्न हम पूछते हैं, फिर हम आप पर छोड़ेंगे। लेटेस्ट आपने हिंदी, अंग्रेजी, मराठा में क्या किया है? अभी जस्ट मैंने 4-5 फिल्में की हैं सर। जैसे अभी उसमें हमारे साथ मुझे आशीर्वाद मिला, गुरुजी ने मैं गाया, मेरे आदरणीय सुरेश वाडकर जी ने भी, सोनू भैया ने गाया, सोनू निगम जी ने, कैलाश जी ने गाया। कैलाश खेर जी का एक गाना हमने यहाँ के लखनऊ के लिए किया था, जो आपकी रचना, लखनऊ नगर, हमारा लखनऊ, प्यारा लखनऊ, मैंने और कैलाश बहुत हिट हुआ, पूरे लखनऊ बजता रहा बहुत दिनों तक। तो संगीत देने का मौका मुझे मिला और आपकी रचना थी, कैलाश भाई और मैंने गाया था उसको। तो सबने मेरे लिए संगीत मेरे निर्देशन में गाया भी है, क्योंकि मैं सिंगर तो था ही, साथ में मुझे जब एक ऑफ़र आया कि आप म्यूज़िक करेंगे, मैं मना किसी चीज़ नहीं करता हूँ सर। लाइफ में एक और बात है मेरी, चाइनीज़ की बात जब आई तो उन्होंने कहा चाइनीज़ में गा पाओगे, मैं गा लूँगा, शोज़ कर पाओगे, कर लूँगा। वो तो मैं खुद ही उसका उदाहरण हो कि आपने मना नहीं किया। मैंने बहुत कम रकम आपको दी, ये मैं जानता हूँ। नहीं, आपका आशीर्वाद दिया सर, बहुत बड़ा चीज़ मुझे दे दिया कि लोग आश्चर्य करते थे हमारे यहाँ। तो ये इस तरह से अभी मेरी फिल्म एक संत तुकाराम आई है। तुकाराम जी कल परसों रिलीज। हाँ बिल्कुल, और उसका एक गाना मैंने गाया भी है और संगीत भी मैंने दिया है, तो उसकी सुनाऊंगा। इसके पहले मैं जाने से पहले, मैं चूंकि सहगल साहब से बात हुई, तो सहगल के बाद मेरे रफ़ी साहब एक बीच के मकाम में आते हैं, उनकी 2 लाइन सुनाऊंगा। बिल्कुल, स्वागत है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर दिल अभी भरा नहीं। क्या बात है रवि जी, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट आप हमें देके जा रहे हो, और हम तुकाराम का आपका लेटेस्ट वो टुकड़ा जरूर सुनना चाहेंगे। माउली गीत मेरा वहाँ पे बहुत संत तुकाराम जी की ये भी एक सौभाग्य रहा कि 4-5 फिल्में मैंने की, और ये सबसे लास्ट की फिल्म थी मेरी, लेकिन रिलीज पहले हुई। तो मेरी डेब्यू अगर कहेंगे एज ए संगीतकार मेरा हुआ तो इस फिल्म से हुआ। अच्छा अच्छा। पंढरपुर की पावन धरती, धरे कमर पर हाथ, हुए स्वयंभू श्री हरि विष्णु, माँ
साथ, माऊली 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 माऊली। तो ये मेरी इस फिल्म का गाना है और आप सबका बड़ा प्यार मिल रहा है इस फिल्म को। कहा जाता है कि हर चेहरे पे लगे रहते हैं कई चेहरे, जब भी देखो उसे तो बार बार देखो। आपके कितने रंग, कितने रूप, कितने आयाम हमने यहाँ देखने को पाया। और वो कहते हैं, अभी आपने जो सुनाया कि अभी न जाओ छोड़ जी 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 अभी भरा नहीं, पर समय की पाबंदियाँ होती हैं, तो हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हम स्थगित करते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। और आप सुन रहे थे रवि त्रिपाठी जी को, उनकी जीवन शैली को, उनके संगीत के विभिन्न आयामों को। मैं शब्दरंग के सभी दर्शकों की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि हम फिर शीघ्र मिलेंगे और आपको सुनते तो रहते हैं ये हम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, श्री राम। ऐसे आशीर्वाद आपका दर्शकों का बना रहे, मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। जल्दी मिलेंगे।